अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर वजीहा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके साथ आपके प्रोग्राम कोविड-19 डिबंकिंग मिथ्स के अंदर मौजूद। हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस प्रोग्राम के साथ। एपिसोड 4 भी जो है ये हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। दिस इज़ अ हॉट सेलिंग टॉपिक एंड एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट के कोविड-19 की ट्रीटमेंट क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद मर्चेंट, डॉक्टर सैयद शहजाद हसन, बोथ फ्रॉम यूके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी। सो बिफोर यू नो व्हाट, हम डायरेक्टली नोज डाइव करते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि आज का प्रोग्राम में मेरे पास इतने सारे सवालात हैं और टाइम बहुत कम है एंड आई विल ट्राई कि हम ज़्यादातर रैप अप कर सकें। सो पिछली एपिसोड में हमने काफ़ी ज़्यादा बात की थी जो ट्रायल्स इस वक्त बड़ी बड़ी दुनिया में हो रही हैं, रिकवरी ट्रायल के ऊपर, सॉलिडारिटी ट्रायल के ऊपर हमने जिक्र किया। जो इसके अलावा और ट्रायल्स हो रही हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे। हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर काफ़ी बात की, हमने स्टेरॉइड्स के ऊपर बात की। आज का प्रोग्राम मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि एंटीवायरल क्या होता है और कोविड-19 के अंदर एंटीवायरल का क्या हमारे पास स्कोप है, और अगर आप हमें एक एंटीवायरल और ओरल एंटीवायरल फेविप्रोविनार के ऊपर बता सकें और एक इंजेक्टेबल एंटीवायरल जिसके बारे में हम बहुत सुनते आ रहे हैं, रेमडेसिविर, इसके ऊपर बता सकें कि इनके क्या रिजल्ट्स आए हैं, किस किस्म के पेशेंट्स में दिया गया तो बेहतरी हुई, और क्या लोगों को इनको ले लेना चाहिए प्रोफाइलैक्टिकली या ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। सो डॉक्टर शहजाद, मैं पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, और अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें कि एंटीवायरल क्या होती है और इसका स्कोप क्या है ओवरऑल जनरली विदाउट एनी ब्रांड कोविड-19 के लिए। अच्छा, ये जो इसको हम एंटीवायरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोविड जो है एक वायरस ने कॉज किया है उसको, इस बीमारी को। तो उसमें जो भी दवा देंगे जो इस वायरस को कम करे, खत्म करे बॉडी से, तो वो फिर एंटीवायरल होती हैं। तो इससे पहले भी बहुत सारी वायरल डिजीजेस हैं, जैसे इसमें एचआईवी है, तो उसमें ये ड्रग्स यूज होती है इस तरह की, जो उस वायरस को खत्म करती हैं, मारती हैं, खत्म करती हैं, उनकी जो बढ़ रही होती है उसको रोकती हैं। तो ये ड्रग्स उस तरह से यूज होती हैं। तो इसमें भी, क्योंकि कोविड भी एक वायरल डिजीज है जिससे ये आपको ये डिजीज कॉज होती है, डिफरेंट स्टेजेस में जाती है। तो ये ड्रग भी, इसमें भी लोग यही समझते हैं क्योंकि एक वायरल डिजीज है तो इसमें एक एंटीवायरल का रोल है। तो इसमें बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स को यूज किया गया। कुछ ड्रग्स जो पहले यूज हुई वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि लोपिनाविर थी, डब्ल्यूएचओ ट्रायल में भी, रिकवरी ट्रायल में भी वो इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई। तो लोगों ने और ड्रग्स भी फिर उसको ट्रायल करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया कि ये काम करती हैं कि नहीं। जैसे आपने भी मेंशन किया कि रेमडेसिविर एक बहुत ही अभी पॉपुलर हुई, कि वो पिछले प्रोग्राम में भी डॉक्टर हामिद ने बताया कि वो किसी और चीज के लिए यूज हुई थी, पहले डेवलप हुई थी, एबोला में वो इतनी इफेक्टिव नहीं, तो उन्होंने दोबारा इसको इस तरफ यूज करना शुरू किया कि क्या पता इसमें ये काम करना शुरू कर दे, क्योंकि इसका भी एंटीवायरल इफेक्ट है। तो अभी जो ट्रायल्स रेमडेसिविर के आए हैं वो ज्यादातर वो ट्रायल्स हैं जो कि फार्मा ने खुद स्पॉन्सर किए हैं, जो इसकी मैन्युफैक्चरर है उसने खुद स्पॉन्सर किए हैं, क्योंकि ये दूसरों को अभी वो अवेलेबल नहीं है ट्रायल के लिए। लोग उसको दे रहे हैं, क्लिनिशियंस को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन नॉट एज अ पार्ट ऑफ एनी ट्रायल, वो ऐसे भी यूज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां लोग डॉक्टर से फार्मेसीज में खुद जाके ये दवा जो है ना वो मांग रहे हैं कि ये दवा दे दो। तो ये भी एक गलत है। इसको प्रॉपर एक तरीके से ट्रायल से गुजरना चाहिए, उससे पता लगना चाहिए कि ये ड्रग काम करती है कि नहीं करती है, उसके बाद फिर ये अवेलेबल होगी, वो भी लोग, डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसके रिजल्ट्स अभी मिक्स्ड हैं। ये जो रेमडेसिविर खास तौर पे, ये जो इसके जितने भी ट्रायल हुए हैं, ये मॉडरेट टू सीवियर केसेस, यानी जिसमें ये कंडीशन खराब हो जाती है उसमें ये देते हैं। और जहां दूसरी जो दवाएं हैं वो भी आपकी यूज हो चुकी हो और वो भी इफेक्टिव ना हो, तो फिर ये ड्रग यूज हो सकती है। जो हमारे पास डाटा क्लिनिकल ट्रायल से हमारे पास मौजूद है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि यानी आपके दूसरे ऑप्शंस यूज हो जाए और आपके पास कोई उसका नतीजा ना निकले, तो फिर आप उसको यूज करें, और वो भी इमरजेंसी के तौर पे यूज करें, यानी एज ए इमरजेंसी ड्रग। जब आपकी दूसरी सारे ड्रग यूज हो गई और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप फिर यूज करेंगे। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशन है कि ये क्रिटिकली इल कंडीशन जो होती है पेशेंट की, जो बहुत ज्यादा बीमार हो, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो। ये नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं और आप ये दवा ढूंढ रहे हैं। ये नहीं है, जो वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, जहां उनको मॉनिटर किया जा सके, जब ये दवा लगे तो उसको मॉनिटर कर सके कि क्या इसकी कोई सेफ्टी इशू तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा।
ये कोई पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा, तो वहाँ मॉनिटर कर सकें डॉक्टर्स वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हो और आपको कुछ माइल्ड सिस्टम हो और आप ये दवा ढूँढना शुरू कर दें, तो ये गलत है, ये दवा उसके लिए है जो हॉस्पिटलाइज़्ड है और जहाँ उन्होंने दूसरे ऑप्शंस यूज़ कर लिए हों और फिर ये ड्रग यूज़ कर सकते हों। इसी तरह दूसरी ड्रग्स भी हैं आपके पास फेविपिराविर आपने कहा एक और ड्रग है जो यूज़ हुई है। ये जापान में पहले ही अप्रूव हो चुकी, रशिया में हो चुकी, अप्रूव हो चुकी। इंडिया ने भी इसके फेज़ 3 ट्रायल यूज़ किए हैं, पाकिस्तान में भी यूज़ हो रही हैं। रेमडेसिविर और इस ड्रग के भी बहुत ज़्यादा जो इसका जिस तरह ये काम करती है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जिस तरीके से ये करती हैं। इनकी जो बॉडी में जिस तरह से ये लेते हैं, खाते हैं वो डिफरेंट है। जिस तरीके हुँ। के पेशेंट में यूज़ होती है रेमडेसिविर जो है वो जहाँ तबीयत बहुत खराब हो जाए वहाँ यूज़ होती है। ये थोड़ा हुँ। जहाँ कम तबीयत खराब हो, वहाँ ये यूज़ होती है। बाकी काम यानी एक ही कि तरीके से फ्लू करते में हैं और इस्तेमाल की जा सकती है फेविपिराविर? इसके बारे में अभी तक जितनी ट्रायल्स हैं, ये क्या ट्रू है कि अगर ये शुरू माइल्ड डिज़ीज़ में ही शुरू कर दी जाए तो बेहतरी ज़्यादा आती है? हाँ, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिक्स्ड हुँ, रिज़ल्ट्स हैं इस ड्रग्स के भी और रेमडेसिविर दोनों के जो ट्रायल रिज़ल्ट हुँ, हैं वो मिक्स्ड है। कुछ स्टडीज़ में उन्होंने कहा है कि इससे जो है वायरल जो आपकी बॉडी में जितने ज़्यादा वायरस है उसको कम करती है हुँ, और हुँ, इसका मोर्टेलिटी पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो दोनों ड्राई ट्राय ड्रग्स के ट्रायल्स अभी फेविपिराविर के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं क्योंकि ये जी, रेमडेसिविर के बाद शुरू हुए हैं। रेमडेसिविर हुँ, के पहले शुरू हुए थे और क्योंकि वो कंपनी स्पॉन्सर्ड है, तो उनके रिज़ल्ट्स भी जो है वो पूरी तरीके से पब्लिश नहीं हुए हैं। और फेविपिराविर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा बेहतर है रेमडेसिविर के हुँ, कंपैरिज़न में। हुँ। तो इन दोनों ड्रग्स के अभी रिज़ल्ट मिक्स्ड हैं और बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसका हम वेट कर रहे हैं कि किस तरह के रिज़ल्ट्स वो पब्लिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर हामिद आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें फेविपिराविर और रेमडेसिविर के ऊपर? जी, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर शहज़ाद ने आपको एक्सप्लेन किया कि एंटीवायरल दवाइयाँ क्या होती हैं और पिछली एपिसोड्स में हम आपको बताते आए हैं कि किस तरह जो है वायरस जो है जिस्म में दाखिल होता है, अपने एंट्री पॉइंट से, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद वो हमारी बॉडी की ही मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करके पूरे जिस्म में फैलने लगता है। तो किसी भी हुँ, इन्फेक्शन के अंदर जैसे आम तौर पे जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। इसी तरह जब हम वायरल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो हम एंटीवायरल्स की बात करते हैं। अमूमन जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है या जी, लोगों को फ्लू हो जाता है, तो अमूमन हम उसमें डायरेक्टली जंप नहीं करते कि जो है ना आप एंटीवायरल मेडिकेशंस ले रहे हैं। जिस जिस इसी तरह हम जैसे कहते हैं कि भई फ़ौरन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है तो फ़ौरन एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रिएक्ट करे, अपनी मदाफ़ती क़ुव्वत बनाए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन अगर आपका जिस्म स्ट्रगल करने लगे, इम्यूनिटी काफ़ी ना हो, वायरस या बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे, तो फिर हम सहारा लेते हैं एंटीबायोटिक्स का अगर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एंटीवायरल्स का अगर के वो वायरल इन्फेक्शन है। हुँ, तो आपने नहीं सुना होगा कि किसी को फ्लू हुआ हो और वो एंटीवायरल दवा लेने शुरू कर दिया हो। अमूमन फ्लू से हम खुद ही छुटकारा हासिल कर लेते हैं। लेकिन फ्लू की कुछ ऐसी हुँ, वबाएँ माज़ी में आईं, जिसको इंसानी जिस्म काबू नहीं कर पा रहा था, वो बहुत डेंजरस वायरस थे, बहुत लीथल थे, उससे हॉस्पिटलाइज़ेशन हो रही थी, लोगों की डेथ हो रही थी, निमोनिया कॉज़ होके लंग्स फेल हो रहे थे। तो वहाँ पर एंटीवायरल हुँ, दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ या वो पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते थे, किसी वजह से स्टेरॉइड्स पर हुँ, होते थे, ऐसी दवाइयों पे होते थे, एंटी कैंसर मेडिकेशंस ले रहे होते थे या एचआईवी के पेशेंट थे, जिनमें इम्यूनिटी नहीं थी या बहुत बूढ़े थे, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका था, तो उनको हमेशा ही एंटीवायरल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है इन्फेक्शन से बचने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से। तो एंटीवायरल मेडिकेशंस के हुँ, बारे में ये बात समझना ज़रूरी है कि वो वायरस के खिलाफ काम करती हैं और उसको वो जो है न्यूट्रलाइज़ करती हैं, उनको किल करती हैं। तो इस मैकेनिज़्म को मद्देनज़र रखते हुए कोविड के सिनेरियो में जब हम ये बात करते हैं कि भई कोविड अब डेंजरस है और इतनी इसमें लेथैलिटीज़ हुई हैं, इतना एक हाइप पैदा हो गया, हुँ, खौफ दुनिया में पैदा हो गया। तो टेक्निकली तो आप चाहेंगे कि एंटीवायरल मेडिकेशंस अर्ली ऑन डिज़ीज़ ली जाएँ, ताकि वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है, वो इस हद तक ना चली जाए कि आप सीवियरिटी में जाएँ और बाद में फिर आप जो कहते हैं ना फायर फाइटिंग अप्रोच, प्रिवेंशन वाली बात। हुँ, तो अगर कि कोविड पॉज़िटिव हो गया है, सिम्पटम बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, आप बीमार होने लग गए हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर नहीं हैं, आपके सिम्पटम बिगड़ रही हैं, तो उस अर्ली स्टेज के ऊपर ही टेक्निकली एंटीवायरल मेडिकेशंस को ले लेना चाहिए ताकि वायरस की मज़ीद मल्टीप्लिकेशन रुके और आप शिद्दत की तरफ जाएँ ही नहीं। लेकिन अब हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि जो दवाइयाँ हमारे पास हैं वो जो है उसके खिलाफ इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे लाइपोनाविर, हुँ, एटोनाविर माइनस हो गई, वो काम नहीं कर रही।
इसी तरह टैमीफ्लू का डेटा इतना अच्छा नहीं है, जो हमने ऑस्टेलमिर का था उसके खिलाफ। फिर हमारे पास आ गई आपकी दवा जिसकी रेमडेसिविर, जिसकी डॉक्टर शहजाद ने बहुत तफसीली आपको बताया। तो रेमडेसिविर जो मैं आपको जैसे पहले बताया कि वो इबोला में भी अभी अप्रूव नहीं हुई थी, उसका ह्यूमन सेफ्टी डेटा नहीं है, वो दवा अभी तक रजिस्टर्ड है ही नहीं किसी भी बीमारी के लिए। तो उसको बड़ा रिस्की है कि लोगों को दे दिया जाए और वो इस्तेमाल, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ इंट्रावेनस है, सिर्फ ये वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह ये है कि वो इतनी सेफ्टी उसकी इतनी स्टेब्लिश नहीं है, और जो कोरोना वायरस में भी उसका डेटा कलेक्ट किया गया है स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स में, जैसे डॉक्टर शहजाद ने आपको बताया, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसको देखते ही आप कहेंगे दैट्स इट, ये बात आ गई हमारे सामने। इस वजह से उसको डिस्करेज किया जा रहा है। दूसरा, चूंकि उसकी सप्लाई चेन दुनिया में मेंटेन नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई है, वो बहुत महंगी है। तो उसको इतना इरेशनली इस्तेमाल करने का भी कोई फायदा समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त किसको इसके लिए। अब जो जापानीज दवा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फेविपिराविर, ये भी एंटीवायरल मेडिकेशन है, बट इस दवा की खूबसूरती ये है कि ये दवा एक जो जापानीज फ्लू आया था उसमें अप्रूव कर दी गई थी, इसमें इस्तेमाल हुई, बेतहाशा लोगों ने जापान में इस्तेमाल की और उसकी सेफ्टी स्टैब्लिश हो गई। तो कम से कम ये बात तो हमें तय हो गई कि भाई इससे किसी को नुकसान नहीं हो जाना इस्तेमाल करने से। तो इस दवा को इसीलिए अर्ली फेज में पर्पस किया जा रहा है, पोजीशन किया जा रहा है कि ये वहां पे कारामद हो सकती है। दूसरी खूबसूरती इस दवा की है कि ये टैबलेट की फॉर्म में ली जा सकती है। दूसरी जो दवा है वो टैबलेट की फॉर्म में नहीं ली जा सकती, वो आपका जो निजाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उसको गड़बड़ कर देता है, खराब कर देता है। तो उसको इंजेक्शन से ही मजबूरी है। ये दवा जो है स्टेबल है, ये मुंह के जरिए ली जा सकती है, गोली की सूरत में खाई जा सकती है। तो अब फायदा ये है कि अगर आप अर्ली ऑन सजेस्ट करते भी हैं, तो अब घर में आके इंजेक्शन कौन लगाएगा लोगों को, ये भी एक परेशानी की बात है। तो अगर टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल हो कोई एंटीवायरल, तो ऑटोमेटिकली उसको प्रेफरेंस मिल जाती है कि वो लोग खुद से इस्तेमाल कर लेंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा, वो घर में बैठ के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए भी जो है इस मेडिकेशन को अर्ली ऑन पोजीशन करके चेक किया जा रहा है कि इसके क्या रिजल्ट सामने आए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि शुरू में जब जापानीज मेडिकेशन ये सामने आई, तो उस वक्त जापान में वबा इतनी फैली नहीं थी, वहां इतने पेशेंट नहीं थे, तो उसका ट्रायल इतना तेजी से हो नहीं सका। तो जापानीज गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि भाई जिस भी कंट्री को ये दवा चाहिए हमसे ले ले, ट्रायल करें। तो 43 डिफरेंट कंट्रीज ने उसको साइन अप किया कि भाई हम करते हैं। इसी में इंडिया भी शामिल था, रशिया भी था, और आपके दूसरे कुछ अरबिक कंट्रीज भी थे। तो उन्होंने अपनी अपनी ट्रायल्स की, और ट्रायल्स करने के बाद जहां जहां ट्रायल्स के अच्छे रिजल्ट आ गए वहां पे उसको लाइसेंस कर दिया गया और वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई। इसमें सरे फहरिस्त जो कंट्री था जिन्होंने स्टेप उठाया और उसको दवा को लाइसेंस किया कोरोना वायरस के लिए, उसमें रशिया था। और बहुत ही रिसेंटली इंडिया में फेज 3 ट्रायल, जैसे डॉक्टर शहजाद ने आपको बताया, कंप्लीट हुए। और ना सिर्फ ट्रायल कंप्लीट हुए, वहां पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने उसको टेक ओवर किया, उन्होंने उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था उसको भी जापान से उसकी टेक्नोलॉजी को लिया, और वो उसको एक्चुअली मैन्युफैक्चर भी वहां पे लोकली कर रहे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट को भी। यहाँ पे एक्चुअली जस्ट टू ऐड कि पाकिस्तान में भी फेविपिराविर काफी इस वक्त ऐड किया जा रहा है, गेट्स फार्मा भी इसको खुद से भी बना रहा है फेविपिराविर को भी। तो जस्ट ऐडिंग जी। उस मैन्युफैक्चरिंग में दो पहलू हैं डॉक्टर वजिया। एक में हम स्टिल डिपेंडेंट हैं जापानीज कंपनी में एपीआई को सोर्स करने के लिए, और फिर उसकी डॉक्टर हामिद आप फॉर्मुलेशन, मौजूद प्रोडक्शन। हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग में भी दो पहलू होते हैं। एक वो होता है जिसमें जो एक्टिव दवा है, रेमडेसिविर का जो डोज है, उसको मैन्युफैक्चर करना, और फिर उसके बाद टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मुलेशन का स्टेप आता है। तो बहुत से कंट्रीज क्या करते हैं कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको इंपोर्ट करते हैं और फिर लोकली टैबलेट अपनी कंट्री में बना लेते हैं। लेकिन जिस इंडियन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो भी लोकल इंडिया में स्टैब्लिश की है, और वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो सैचुरेशन है, करोड़ों दवाइयाँ, करोड़ों टैबलेट्स आपको अगर चाहिए, तो वो एक कंपनी नहीं बना सकती उस तादाद में। जी मैम। तो आप एपीआई इंपोर्ट पर रिलाई नहीं कर सकते। तो इंडिया में ये एक अच्छी पेशरफ्त हुई कि उन्होंने उसकी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके उस प्रोडक्ट को फेज 3 ट्रायल किए, और उसको लाइसेंस मिल गया, और वो दवा अब इंडिया में लाइसेंस्ड हो गई। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की, इंडियन ट्रायल के अंदर उन्होंने बहुत हाई डोज जो है ना वो यूज किया, तकरीबन मोर देन 3 ग्राम टू स्टार्ट विद, एंड 1.6 ग्राम्स लेटर ऑन। तो बहुत हाई डोज है वो। तो अभी ट्रायल्स जो हैं दूसरे कंट्रीज के जो है आए नहीं है। जापान में जो फेज 3 ट्रायल हुआ, वो इतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आया जितना आना चाहिए था, और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अभी तक जापानीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट नहीं किया अपना डेटा, वो इतने कन्विंस नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, खुद भी उन्होंने नहीं किया। तो रशिया में, इंडिया में और कुछ अरबिक कंट्रीज में अप्रूव हो गई है, बट स्टिल ट्रायल का डेटा पॉजिटिव है, बट उसके अंदर अभी कुछ कंसर्न्स है। यूएस के अंदर लेटेस्ट अपडेट ये है कि वहां पे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर की डेटा देखा, इतना अभी वो इनकरेजिंग नहीं है, तो उन्होंने फेविपिराविर को यूएस में भी जगह दी है,
और फेज 2 ट्रायल यूएस में स्टार्ट हो रहे हैं फेविपिराविर के, जो कि काफी खुशाइन है, वो एक बड़ी स्टडी की सूरत में होंगे और उसके अंदर हमें काफी जो है अच्छे कंक्लूसिव रिजल्ट्स मिलने का अंदेशा है। लेकिन चूंकि फेविपिराविर की सेफ्टी स्टैब्लिश्ड है, वो इतनी डेंजरस नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स भी माइल्ड टू मॉडरेट हैं, ओरली अवेलेबल है, तो अगर निस्बतन बेहतर रिजल्ट्स आने की वजह से उसको इस्तेमाल किया जाए तो हर्ज नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवा है, उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, उसका जो मैकेनिज्म है, जिस तरह वो वायरस पे अटैक करती है, वो बहुत ब्रॉड है। तो चांसेस हैं कि अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होना है, नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होना है। तो इसका केस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से थोड़ा मुख्तलिफ है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में जो सेफ्टी कंसर्न थे कि अरिथमिया हो जाएगा, हार्ट अरेस्ट हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी, वो फ्लेविपिराविर के अंदर वो मामला बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे। तो अगर इसकी ट्रायल कामयाब होती है और उसके और अच्छी ट्रायल्स भी हो जाती हैं, तो ये एक फ्रंट लाइन रनर होगा एंटीवायरल की कैटेगरी के अंदर कोविड के लिए कंपेयर टू रेमडेसिविर। लेकिन अगर रेमडेसिविर के इनहेरिटरी फॉर्मुलेशन आ जाती है और उसके ट्रायल के चांसेस ये हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली लोकली इफेक्टिव होगा, लोकली एक्ट कर रहा होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो हो सकता है वो भी सबकत ले जाए। तो अभी कबल इस वक्त होगा कहना, लेकिन जो करंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे अगर हम जायजा लें तो ये एक मवाजना है दोनों एंटीवायरल ड्रग्स में, जो हम कह सकते हैं। ठीक। सो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड कि दोनों एंटीवायरल्स में क्या फ़र्क है। लेकिन अगेन प्लीज़ रेमडेसिविर हो या फेविपिराविर हो, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर को दिखाए प्लीज़ इसको नहीं इस्तेमाल करें। फेविपिराविर आई थिंक ओवर द काउंटर अवेलेबल की जाएगी ड्रग इन पाकिस्तान वेरी सून, लेकिन ऑन अ जीपीज़ प्रिस्क्रिप्शन उसको इस्तेमाल किया जाए, नॉट विदाउट अ जीपी, नॉट विदाउट सीइंग अ डॉक्टर फर्स्ट। मैं अब यहाँ पे एक और क्लास ऑफ दवाइयाँ होती हैं जिनके बारे में हम काफ़ी सुन रहे हैं और ये सिवियर पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। एक हम और भी चीज़ सुनते आ रहे हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म, इंटरल्यूकिन 6, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये कुछ अल्फाज हैं जो हम सुनते हैं। अगर डॉक्टर शहजाद आप हमें 5 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन कर दें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर के ऊपर जाके ये एक्ट करती है और कौन सी क्लास है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है या जिसके बहुत पॉजिटिव केसेस आए हैं। इफ़ यू वांट इसमें आप खास तौर पे टुलिज़ुमैब के बारे में हमें बताइए, बिकॉज़ बहुत इसके बारे में सुनने में आ रहा है। हर कोई ढूँढता फिर रहा है अपने पेशेंट्स के लिए कि टुलिज़ुमैब मिल जाए। बट अगेन ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये इसका इलाज नहीं है, ये सिर्फ़ एक कंडीशन जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है उसमें इस्तेमाल की जाती है विदिन कोविड। प्लीज़ ओवर टू यू डॉक्टर शहजाद। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप हमने डिस्कस किया था जो कोविड है उसकी एक प्रिवेंशन है, एक ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन में हमने वैक्सीन पे पहले प्रोग्राम से बात कर ली। ट्रीटमेंट में भी 2 तरह के, एक ट्रीटमेंट वो है जो एंटीवायरल जो हमने अभी डिस्कस किया, यानी वायरस को खत्म करना या वायरस को किल करना। और दूसरा ये होता है जो पेशेंट सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज़ हो गए, आईसीयू में एडमिट हो गए, मसनूई ऑक्सीजन पे आ गए, तो वो केसेस बहुत सीवियर हो जाते हैं। शुरू में जब जनवरी, फरवरी, मार्च में हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो डेथ हो रही है, ये किस वजह से हो रही है। कोई कह रहा है इसमें कोई इनके अंदर खून की रवानी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो ब्लॉकिंग हो जाती है, इस वजह से हो जाती है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको जब समझ में आया कि ये एक बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन हो रही है एक तरह से बॉडी के अंदर और बहुत मिसफायरिंग हो रही है, जो आपकी जो डिफेंस सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसफायर्ड हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक बहुत हाई लेवल पे रह रही हैं। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता लगी और फिर हमें ये पता लगा कि स्टेरॉइड इसके अंदर बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो इसीलिए हैं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। तो वहाँ से फिर फार्मा इंडस्ट्री को भी और साइंटिस्ट को भी ये क्लू मिला कि जब स्टेरॉइड इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, तो इसका मतलब है कि हम वो सारी दवाएँ जो इस चीज़ को, इन्फ्लेमेशन को किसी तरह कंट्रोल कर सकें, उसका रोल बनता है। तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें फिर चेक होना शुरू हुई। उसमें इंटरफेरॉन बीटा का बड़ा सक्सेसफुल ट्रायल यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने किया, बड़ी इफेक्टिव उसको पाया उन्होंने। फिर इसी तरह जो इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर है टोसिलिजुमैब, वो भी यूज़ होना शुरू हुई और पाकिस्तान के बहुत सारे अस्पताल में वो लोगों ने यूज़ की। इसी तरह फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये भी एक तरह की दवा होती है जो लोगों को देते हैं। इसमें तकरीबन जो एफडीए की लिस्ट देखें तो उसमें 75 से ज़्यादा किस्म की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लिस्टेड हैं। उसमें से 3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसी है जो इन्फेक्शियस से रिलेटेड, डिजीज़ेज़ से रिलेटेड वो यूज़ होती हैं। वो पहले भी यूज़ हुई हैं। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये सारा चीज़ मैकेनिज़्म ये है और ये ड्रग्स सक्सेसफुल हो रही हैं, तो हम इसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी लेटली जून में
इसके ट्रायल्स शुरू हुए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के, और उन्होंने कहा हम इस डिफरेंट तरीके से देंगे, और इसकी अच्छी एक ख़ुसूसियत ये है कि ये प्रिवेंशन में भी यूज़ हो सकती है और ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकती है। तो लोगों ने अब इसके ट्रायल प्लान करना शुरू किए हैं और इसको करना शुरू किया है। तो इसके दोनों तरीके से इसके मौजूद हैं कि वो इसके प्रिवेंशन भी है और ट्रीटमेंट भी है। ठीक। डॉक्टर हामिद, अगर आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें, टुलिज़ुमैब जो ख़ास तौर पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है सिंथेसाइज़, इसके ऊपर कुछ आप ऐड करना चाहें कि ये कितनी ट्रायल्स में इस्तेमाल की गई है, इसके क्या रिज़ल्ट्स रहे हैं? जी, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर शहज़ाद ने भी आपको बताया और पहले मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टेरॉइड का क्या इसमें किरदार है और किस तरह जो है बीमारी के शदीद मरहले के अंदर एक ऑटो इम्यून जो है ना डिसऑर्डर पैदा हो जाती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से जो है लोगों की अमवात होना शुरू हो जाती है। तो इंटरल्यूकिन 6 जो है, वो इसी हवाले से पैदा होने वाला एक ऐसा कुदरती सब्सटेंस है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसका जो इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करता है और ये एक साइकिल होता है इन्फ्लेमेशन का और फिर बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन का। और ये साइकिल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और इसके ओवर जो है प्रोड्यूस होने से और अनकंट्रोल हो जाने की वजह से सारे बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इंटरल्यूकिन 6 की जो एंटीबॉडी है, पर्टिकुलरली जो कि ख़ास तौर पर लोगों की जो तवज्जो का मरकज़ बनी, जो कि टोक्लीज़ुमाब के नाम से जो है मशहूर है, इसका किरदार इस वक़्त सामने आया। लेकिन ये एंटीबॉडी पर्टिकुलरली सिर्फ़ जाके IL-6 को रोकेगी, ये बहुत स्पेसिफ़िक है। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो बहुत सिलेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो जनरली एक्ट नहीं करते। तो ये जाके सिर्फ़ IL-6 को जो है बंद करती है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन स्टॉर्म के अंदर और भी बहुत सारे साइटोकिन्स हैं और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं, जिसको ये दवा नहीं शट डाउन कर सकती। तो जो रिज़ल्ट हमें स्टेरॉइड में मिला, वो बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही सैटिस्फैक्टरी है और स्टेरॉइड इतने चीपली और अबंडेंटली अवेलेबल हैं कि आप किसी और इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर की गुंजाइश अभी बाकी नहीं रह जाती। टोक्लीज़ुमाब के जो रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं, वो भी इतने एनकरेजिंग नहीं है। रॉश ने रिसेंटली जो उसका डेटा अभी शेयर किया लोगों के साथ, पूरी तरह डेटा नहीं पब्लिश किया, लेकिन जो उन्होंने शेयर किया, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया, जो उसको स्पॉन्सर कर रहे थे और ट्रायल्स को लेके चल रहे थे। उन्होंने माज़रत की, उन्होंने कहा कि भई इसका ना प्राइमरी एंड पॉइंट मीट हुआ, ना इसका सेकेंडरी एंड पॉइंट मीट हुआ। दोनों नहीं हुए। क्लिनिकल स्टेटस भी इम्प्रूव नहीं हुआ और जो कोविड एसोसिएटेड निमोनिया था, उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी बेनिफिट था, जो अमवात को कम करना इस दवा का मेन मकसद था, वो भी नहीं हुआ। लेकिन स्टेरॉइड ने अमवात को 1/3 कमी की उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब टोक्लीज़ुमाब की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती मार्केट के अंदर कोविड ट्रीटमेंट के हवाले से। तो लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्लिनिशियंस को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए इस दवा को तलाश करने के लिए और इंजेक्शन ढूँढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो अभी हमारे पास एविडेंसेस है उसके मवाज़ने में ये बात अब जो है ख़त्म हो गई। तो स्टेरॉइड ऑलरेडी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और वो इस एंगल से हमारे पास अभी कन्फर्म मौजूद हो गए। अब हमें दूसरे एंगल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा एंटीवायरल वाला एंगल है, कि उसमें हम कोई एक एस्टेब्लिश कर लें एक मेडिसिन को, जो कि हमें वायरल लोड को कम करने में मदद दे, वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोके, ताकि हम दोनों एंड से बीमारी को पकड़ सकें। एक हमने स्टेरॉइड एंड से पकड़ा, दूसरा हम एंटीवायरल एंड से पकड़ना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास रेमडेसिविर या फ्लेविपिरामिड जो है, इनमें से कोई एक अगर एस्टेब्लिश हो जाती है, ईदर इन्हेलेटरी फॉर्म में या ओरल टैबलेट फॉर्म में, ये एक एनकरेजिंग चीज़ होगी। दूसरा मुख्तसरन मैंने पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का दूसरी जिसमें ये IL-6 वाली नहीं शामिल। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ये इंटरल्यूकिन 6 वाली नहीं है, ये सार्स-कोवी-2 पे जाके बाइंड होगी। ये सार्स-कोवी-2 को टारगेट करती है। तो उसमें एस्ट्राज़ेनेका काम कर रही थी और एस्ट्राज़ेनेका के पास बहुत वाइड रेंज एक्सपीरियंस है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की रिसर्च का। तो उनकी पोर्टफोलियो में और दुनिया की जिन-जिन जगहों के ऊपर वो एंटीबॉडीज़ का कलेक्शन मौजूद था, उन्होंने तकरीबन 1500 के करीब एंटीबॉडीज़ को ट्रायल किया, जिसमें से 6 एंटीबॉडीज़ ऐसी थी, जो सार्स-कोवी-2 पे बाइंड होके उस पे न्यूट्रलाइज़ कर रही थी। उनमें से भी जो टॉप 2 थी वो उन्होंने पिक की हैं और उसका यूएस में अब ट्रायल वो शुरू कर रहे हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये एज़ ए मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी हैं, ये एक तरह से एंटीवायरल की तरह काम कर रही है कि वायरल पे जा रही हैं, उन पे बाइंड हो रही है, उनको न्यूट्रलाइज़ कर रही है। ऑल्दो ये एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, बट इनका अंदाज़ उससे मिलता-जुलता है। एंटीवायरल मेडिकेशन जो है वो वायरल की मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं, ये क्या करेंगी कि जो एक्टिव वायरल है उनको जाके बाइंड करेंगी, न्यूट्रलाइज़ कर देंगी एंटीबॉडीज़ की तरह। तो ये आप एज़ ए प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं
इसको आप एज़ अ ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो ये एक और एनकरेजिंग एरिया है जो कि ट्रीटमेंट की उसके अंदर हमारे पास खड़ा होगा साइड बाय साइड। तो इन ग्रुप में से एक हमारे पास एस्टेब्लिश आ जाए, एक हमारे पास जो है स्टेरॉइड एस्टेब्लिश हो गया, ये पूरे स्पेक्ट्रम को मैनेज कर लेगा। तो अब हमें फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वैक्सीन्स भी आ रही हैं, तो वो वैक्सीन जो है फिर आपको प्रिवेंटिव साइड के ऊपर जो है कवरेज प्रोवाइड कर देंगी, तो आपका पूरी डिजीज़ मैनेजमेंट का स्पेक्ट्रम मुकम्मल हो जाए। ठीक। थैंक यू डॉक्टर हामिद, डॉक्टर शहजाद। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग जानिब इस कॉन्वर्सेशन को लेके जाना चाहती हूँ। ये तो वो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट्स हो गई जो कि रिपर्पज़ हुई हैं, ट्रायल के अंदर इस्तेमाल की गई हैं ट्रीटमेंट पर्पसेज़ के लिए। अगर मैं डिसइंफेक्शन पर्पसेज़ की बात करूँ, जिसका ये मतलब है कि कोविड को के बचाव के लिए, कि हमें पता है कि हमारी आँख, नाक, कान, आँख, नाक, मुँह से ये जाता है कोविड सर्फेसेस को टच करने से। सो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या जो ऊपर हमारा हिस्सा है सांस लेने की, सांस की नाली का ऊपर वाला हिस्सा, इसके ऊपर डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर हामिद, आप लोगों ने काफ़ी काम किया है इन यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड। तो अगर आप हमें ये बता सकें कि ये अल्टरनेटिव थेरेपीज़ कौन-सी हैं, जो इस्तेमाल की जा सकती हैं फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हाइजीन, जिनको कोविड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि वायरस एंटर ही ना हो पाए इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे सांस की नाली। सो इनके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहें। होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं ये आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो कि आपको वैसे ही मिल जाएँगी केमिस्ट से जाके। जी, डॉक्टर वजीर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा। तो अभी जैसे नाज़रीन आपने तकरीबन हमारी पिछली तमाम एपिसोड से लेके अब तक जायज़ा ले लिया होगा कि बीमारी किस मरहले पर अभी मौजूद है, वैक्सीन में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और जो ट्रीटमेंट के हवाले से भी जो मेडिकेशंस है वो हम कहाँ पर इस वक़्त खड़े हैं इलाज के हवाले से। तो अभी जैसे आप समझते हैं कि कोई मुस्तनद अभी तक हमारे पास हतमी तौर पे कंक्लूसिव चीज़ मौजूद नहीं है और बीमारी अभी भी तेज़ी से फैल रही है और बीमारी ना सिर्फ़ फैल रही है, अफ़वात का रेट बहुत कम हो गया है, लेकिन बीमारी के तेज़ी से फैलने की वजह से हमारी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। हमारे बच्चों की स्कूल, एजुकेशन, हुँ। यूनिवर्सिटीज़, काम, ज़राए आमदनी, इकॉनमी डैमेज हो रही है। तो अगर हम बीमारी की वबा पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, वैक्सीन आने में भी वक़्त है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बहुत डिटेल में वैक्सीन पे बात की। तो अगर हम किसी अल्टरनेटिव तरीके से वबा पे काबू पा लें, तो ये जो असरात नॉर्मल ज़िंदगी पे पड़ रहे हैं बीमारी के, उससे हम काबू पा सकते हैं। तो इस हवाले से हमने हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी इसमें हमने रिसर्च की और कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसे नेमुल बदल हैं जिसके ज़रिए हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। तो उसके लिए हमारी टीम जो है मुख्तलिफ एंगल से उसको देख रही है और अगेन हमने ओवर द काउंटर या ईज़िली अवेलेबल थेरेपीज़ की तरफ पहले मुड़ के देखा जो कि सेफ़ हैं, लोग ज़माने से इस्तेमाल करते आए हैं और मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं और बहुत सस्ती भी हैं, ताकि वो आवाम की सतह पे ऊपर ईज़िली मैसर भी हो सकें और इस्तेमाल की जा सकें। तो इन थेरेपीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये बात देखनी ज़रूरी है कि बीमारी फैलती कैसे है और आगे कैसे बढ़ती है। तो जैसे डॉक्टर वजीह ने अभी आपको बताया कि शुरू से ही आपने देखा कि तमाम दुनिया के ममालिक की जो हेल्थ केयर एजेंसीज़ थी, डब्ल्यूएचओ थे और पब्लिक हेल्थ एजेंसीज़ कंट्रीज़ के अंदर, वो आपको कह रही थी कि भई हाथ धोएँ। हैंड हाइजीन के ऊपर आपका बहुत इन्हिसार था। बहुत से मौसीकारों ने और गुलकारों ने रक़्स करके, डांस करके, गाने गा कर भी लोगों को समझाने की कोशिश की कि भई हाथ धोएँ, हाथों की जो है हाइजीन का जो है ख़्याल रखें। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाथ से जो है कंटामिनेशन फैलती है और उसके अंदर फिर हमारे पास एक क्राइसिस पैदा हुआ है कि जो हैंड रब्स हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स हैं, वो मार्केट से गायब हो गए। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि इस पे भी हमने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें हमने मार्केट से बहुत से हैंड सैनिटाइज़र्स को सैंपल किया और उसको चेक किया। ये हम यूरोपियन मार्केट की स्टडी थी, तो इवन यूरोप के अंदर बहुत से सब स्टैंडर्ड सैनिटाइज़र्स मार्केट में मौजूद थे। तो पाकिस्तान और दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, वहाँ आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल होगी। तो एक तो उसमें ये पहलू है कि तमाम सैनिटाइज़र ठीक नहीं है, तो आप अपने फार्मासिस्ट से, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अगर आपको श्योर नहीं है, तो वो बॉटल का लेबल चेक करवा लें और फिर एडवाइस ले लें। दूसरी बात ये है कि सैनिटाइज़र ज़रूरी भी नहीं है हर केसेज़ के अंदर। हाथ धो लेना ही बहुत से केसेज़ में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर्ड टू हैंड सैनिटाइज़र। तो इसको आप हमारे उस पब्लिकेशन में मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन जहाँ हाथ धोने की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है,
जहाँ पे आप ऐसी जॉब्स में हैं कि बार-बार आप वॉशिंग के लिए जा नहीं सकते, तो बीच-बीच में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन तब भी कोशिश करें कि दिन में 3-4 दफ़ा मौका निकाल के अच्छी तरह हाथ-मुँह धो लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हाथों के अलावा आपकी साँस की नाली, जिसमें आप नाक से साँस लेते हैं, आप मुँह से साँस लेते हैं, और आँखों में, ये इन जगहों के ऊपर वायरस जो है फ़ौरन से जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी इन झिल्लियों में, आँखों की झिल्लियों में, नाक की म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन्स में और मुँह के ज़रिए वो जाके फिर म्यूकोज़ा पे चिपक जाता है। हमारी इसमें एडहेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं म्यूकोज़ा के अंदर, तो उसपे एड जाके बाइंड हो जाता है। और म्यूकस बैरियर हुँ। के थ्रू अंदर जाने के बाद आपकी जो पीछे झिल्ली है, जो आपकी जो इंटरनल स्किन है, उसके ऊपर वो अटैच होने के बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। हुँ, हुँ। तो बीमारी के पहले हिस्से में वायरस आपके मुँह से लेके, आपकी नाक से लेके आगे जाता है और आपके नेज़ोफैरिंक्स के अंदर जाता है, जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे नाक का रास्ता और मुँह का रास्ता हलक के पीछे जाके मिलता है, उस जंक्शन में। तो वहाँ से वो हुँ। फिर नीचे जाके आपके लैरिंगोफैरिंक्स की तरफ चला जाता है। तो ये जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसको हम कहते हैं बालाई हिस्सा, जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस का, जो साँस की नाली का जो हिस्सा है, इसके अंदर वायरस को चंद दिन लगते हैं मल्टीप्लाई होते-होते और हुँ। सिम्पटम्स पैदा करते-करते। इसी वजह से लोगों की टेस्ट की सेंसेशन चली जाती है, क्योंकि वो ज़बान के ऊपर ग्रो करने लगता है, और ज़बान के अंदर जो टेस्ट बड्स हैं, उनको हुँ। जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन है, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो आपके ब्रेन में जाके बताते हैं कि कौन-सा टेस्ट है आपकी ज़बान पे, आपने कड़वी हुँ। चीज़ खाई। उस राब्ते में जो नर्व्स हैं, उसको डैमेज करने लगता है वायरस जब मल्टीप्लाई होता है। जैसे ही वो उस नर्व्स पे जाके डैमेज कॉज़ करता है, तो आपका टेस्ट सेंसेशन खराब होने लगता है। लेकिन तमाम पेशेंट्स के अंदर वो हो सकता है कि ज़बान में इतना ज़्यादा इन्फेक्ट ना हुआ हो, वो डायरेक्ट पीछे की तरफ चला गया हो, तो उनको कफ की सिम्पटम आएगी। अगर वो यहाँ पे हुँ। ज़्यादा ग्रो हुआ है, उसने डैमेज यहाँ पे ज़्यादा कॉज़ किया है, हुँ। तो आपको कफ की सिम्पटम ज़्यादा महसूस होंगी, और आपको यहाँ पे काफ़ी सूजन भी होगी, पेन होगा। तो ये इब्तदाई जो सिम्पटम्स जब आपको आती हैं, तो ये इस बात की निशानदेही करती हैं कि वायरस आपके मुँह में, आपके हलक में, आपकी साँस की नाली में ग्रो कर रहा है। ये वो वक़्त है हुँ। जब वायरस आपके फेफड़ों में नहीं गया, जब वायरस आपके लंग्स में नहीं गया, और आप उसको वहीं पे अगर काबू कर लें, वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करें, तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप ख़त्म नहीं भी कर सकते, तो कम से कम अगर आप हुँ। उसको वीक बना, उसको मल्टीप्लाई होने से रोकने की कोशिश करें, उसको अटेन्युएट कर दें, तो आपके इम्यून सिस्टम को इतनी मोहलत मिल जाएगी कि वो उसको नेचुरली एंटीबॉडीज़ बना के इरेडिकेट कर सके। तो इसके अंदर जो है बहुत से हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हैंड हाइजीन मैंने आपको बताया, क्योंकि हाथों के ज़रिए ही वायरस का लोड, आप बाज़ औक़ात आप नाक को छूते हैं, मुँह को छूते हैं, आँखों को ऐसे की तरह ख़ारिश करते हैं, तो वो जाता है। तो एक तो हैंड हाइजीन। हुँ। दूसरा, जिस तरह हम हैंड को सैनिटाइज़ करते हैं, अगर हम अपनी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सैनिटाइज़ कर लें, तो आम तौर पे स्टीम हम इस्तेमाल करते हैं। तमाम लोगों हुँ। को इस बारे में मालूम है कि हम स्टीम, जभी भी हमें नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम होती है, नाक बंद हो जाती है, कंजेशन होने लगता है, तो स्टीम हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे हमें साँस में लेने में भी आसानी मिलती है और हमारी सिम्पटम्स बेहतर होती हैं। जो आपका नेज़ल डिस्चार्ज है, जो म्यूकस है, वो भी जैम हो जाता है, तो वो जो है वो थोड़ा-सा फ्लूइडाइज़ होता है, और वो फ्लो होने लगता है, तो आपका निज़ाम बेहतर होता है। तो स्टीम जो है वो सिर्फ़ सिम्प्टोमैटिक रिलीफ नहीं है, उसमें जो टेम्परेचर है, उसमें जो म्यूकस मॉड्यूलेशन की पावर है, वो आपके वायरस को भी जो है अपने हीट ट्रीटमेंट की वज़ह से अटेन्युएट करती है, थोड़ा-सा कमज़ोर बनाती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी को मौका हुँ। मिलता है कि वो उसको ओवरकम कर सके। इसी तरह जो नेज़ल डिस्चार्ज है, वो क्या करता है कि नेज़ल डिस्चार्ज के थ्रू वायरस को बॉडी क्लियर करने की कोशिश करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो नेज़ल डिस्चार्ज हाथ में लग गया, तो आप दूसरों को कंटामिनेट कर देंगे। तो टिश्यू का इस्तेमाल करें, हाथ बार-बार धोएँ, नाक जाके वॉशरूम में साफ़ करें अच्छी तरह, और जो है कोशिश करें डिस्पोजेबल टिश्यूज़ यूज़ करें, ताकि उसको डिस्कार्ड किया जा सके। तो अगर आपकी हुँ। नेज़ल डिस्चार्ज प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो स्टीम उस नेज़ल डिस्चार्ज को भी फ्लो करती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि वायरस ऑटोमैटिकली क्लियर होने लगता है डिस्चार्ज के थ्रू। हुँ। आपकी बॉडी उसकी क्वांटिटी को या उसके लोड को कम करने की कोशिश करती है, जो कि आपके लिए बेहतर है। जितना आप लोड को कम करेंगे, वो लंग्स में जाने से बचेगा। दूसरा, हुँ। आप इसकी इफेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं स्टीम के अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स को डाल के। अब ये एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ज़माना कदीम से हम बाम डाल के स्टीम लेते आ रहे हैं। तो जी। बाम डाल के स्टीम लेना, ये कोई एक गैर साइंसी तरीका नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। और सबसे पहले अगर आप देखें, तो ये 100 साल हो गए इस तरीके को बनाए हुए। जो बाम जो इजाद हुआ, ये अमेरिका के एक फार्मासिस्ट ने तकरीबन 100 साल पहले बनाया था,
और सबसे ज़्यादा स्पेनिश फ्लू के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर के दौरान स्पेनिश फ्लू आया, तो उसका इस्तेमाल किया गया और उससे बहुत लोगों को रिलीफ मिला। तो लोग यही समझते रह गए, गले पे लगाया तो सांस लेने में आसान हो गई, सीने पे लगाया, नाक पे लगाया, तो इससे आपको हुँ, सिर्फ आसानी हो जाती है। ऐसा नहीं है। क्यों आराम हुँ, मिलता है? जब आप इसको लगाते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इसके वेपर्स आप इनहेल करने लगते हैं। इसकी जो बुखारात निकलती हैं, इसकी जो खुशबू है, उसको आप सूंघने लगते हैं। तो जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, जो बाम में इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये आम कमरे के दर्जा हरारत पे ही एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं और पानी की निस्बत बहुत तेज़ी से बुखारात बन के एवापोरेट होते हैं। तो इन वेपर्स की वजह से, इसीलिए हम इसको कहते हैं वेपर अप, कि हम रब करते हैं और ये वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वेपर अप का नाम भी ऐसे ही इजाद हुआ। तो ये जो वेपर्स आपकी सांस में जाते हैं, ये एक्टिवली जो वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए गए ऑयल्स हैं, ये अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हुँ, आप पानी में डाल देते हैं स्टीमिंग वाटर में इस बाम को, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो वेपर्स है डायरेक्टली आप साँस के ज़रिए अंदर इन्हेल कर सकते हैं, तो उसकी हुँ, इफ़ेक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इन वेपर्स में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये इतनी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं? इसमें जो ऑयल्स यूज़ होते हैं, कुदरती अज़्ज़ा, उसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसमें जो है ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो उस वायरस को कमज़ोर बना सकती हैं। और हुँ, सिर्फ़ कोरोना वायरस को नहीं, ये कुदरती तौर पे इसके अंदर जो एक्टिविटी मौजूद है, वो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ काम करती है, स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ भी काम करती है। तो जब आपको कोविड होता है, आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो आपको फ्लू वायरस भी हमला कर सकता है, आपको इन्फ्लुएंजा हमला कर सकता है, आपको स्ट्रेप्टोकोकस पकड़ सकता है। तो बहुत से कॉम्बिनेशन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आप पे अटैक कर सकते हैं और आप एक कॉम्बिनेशन इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाएँ अर्ली फ़ेज़ में, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और जो हर तरह से आपको सपोर्ट कर रही हो। तो ये जो ऑयल्स हैं, इनमें इन कुव्वतों की वजह से ये आपके वायरस को कमज़ोर बनाते हैं, उसको तेज़ी से मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम कुदरती तौर पे स्ट्रॉन्ग काम कर सके। दूसरी जो दवा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आम तौर पे हम माउथ वॉश कहते हैं। माउथ वॉशेज़ वैसे तो ओरल हाइजीन के लिए बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं और बेतहाशा लोग पाकिस्तान में लेते भी हैं, डेंटिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ओरल हाइजीन में जो माउथ वॉश इस्तेमाल होते हैं, तमाम के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग सलाहियत नहीं होती कि वो कोरोना वायरस और इस तरह के डेंजरस वायरसेस के खिलाफ एक्टिविटी ज़ाहिर करें। तो उसमें कुछ माउथ वॉशेज़ ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे क्लोरेक्सिडीन जो एक दवा है, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इंग्लैंड में कोर्सोडिल के नाम से ये एक माउथ वॉश आता है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से जो है ये मार्केट में मौजूद है। जो कि आप देख सकते हैं, क्लिनिका नाम से एक ब्रांड है, एक एनजी क्लोर के नाम से एक ब्रांड है। तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता इस प्रोग्राम में, बट इस दवा का जो असल नाम है वो है क्लोरेक्सिडीन। तो अगर आप अपने फार्मासिस्ट से या किसी भी मेडिकल स्टोर पे अपने डॉक्टर से जाके रुजू करें, उनको दवा का नाम बताएं, तो जो भी ब्रांड आपके इलाके में अवेलेबल है, आप वो हासिल कर सकते हैं। इस माउथ वॉश की खास बात ये है कि ये आम माउथ वॉश नहीं है। इंग्लैंड में 40 साल से इस्तेमाल होता है, खास तौर पे उस वक्त जब आपकी गम्स में, मसूड़ों में बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है और डेंटिस्ट चाह रहा होता है कि उसको ट्रीट करने से पहले, इंटरवीन करने से पहले इन्फेक्शन खत्म हो, सूजन खत्म हो, पस चला जाए, ताकि उसको हुँ, आसानी हो सर्जरी करने की। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक ड्रग है। ये ड्रग सेफ नहीं है कि इसको आप खा लें और ये आपके लंग्स में चली जाए और आप कोरोना वायरस से ठीक हो जाए। ये थोड़ी-सी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटीसेप्टिक है। इसीलिए इसको मुँह में इस्तेमाल करते हैं, कुल्ली करके हुँ, थूक देते हैं, इसको पीना नहीं है आपने, ठीक है? तो इसलिए ये दवा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो इतनी सेफ नहीं होती कि आप उसको पीना शुरू करें और जो थोड़ी सेफ होती है, जिनको आप पी सकते हैं, तो वो फिर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है जो कि मुँह में ऑलरेडी 40 साल से हम इंग्लैंड में डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सीवियर किस्म के इन्फेक्शंस में और कुछ डेटा हमारे पास है जो कि बताता है कि इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस के खिलाफ जो है काम करती है। तो इसको अगर आप ले लें और माउथ वॉश इससे करें, तो आपकी ज़बान में, आपके मसूड़ों में, आपके मुँह में जो भी वायरस अगर चिपका है या मल्टीप्लाई होने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको काबू पकड़ सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इससे आप थ्रॉट रिंस भी करें, गरारे भी करें, ताकि आपके थ्रॉट तक भी जो वायरस पहुँचा है, उससे आपको छुटकारा हासिल हो। तो अगर आप जाके ऐसे ही मेडिकल स्टोर से कोई भी माउथ वॉश खरीद लेंगे, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस पर्टिकुलर एंटीसेप्टिक ड्रग का उसमें होना ज़रूरी है। इसके अलावा पोविडोन आयोडीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट उसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं सप्लाई चेन के, उनको डाइल्यूट करना पड़ता है और फिर उनका एक ख़ास तरीक़ाकार है, उनका टेस्ट इतना
ऐसा नहीं है कि जो लोग अमूमन यूज़ कर सकें, तो वो भी एक नेमुल बदल मौजूद है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका भी डेटा काफ़ी पॉज़िटिव है। लेकिन क्लोरेक्सिडीन ज़्यादा ईज़ी है, रेडी टू मेड सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपने डाइल्यूट नहीं करना, बस लिया आपने उसके कप में डाला, उसको लिया, गरारे किए और थूक दिया, स्पिट कर दिया। इसी तरह ये तो बात हो गई थ्रॉट तक। अब अगर वायरस आपका थोड़ा-सा और नीचे जा रहा है, आपकी सांस की नाली में नीचे लंग्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या आपकी ग़िज़ाई नाली में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे अभी दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं। स्टीम और जो ऑयल्स भी हैं, वो क्या होता है आहिस्ते-आहिस्ते जाते-जाते अपना टेम्परेचर लूज़ करते हैं। तो जब वो यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो ठंडे होनी शुरू हो जाती है स्टीम। तो लंग्स के बॉटम में वो इतनी इफ़ेक्टिव काम नहीं करती। कुछ सूरत में पहुँचती भी है, डिपेंड करता है फिर वो टेम्परेचर क्या है, आपने पतीले में पानी गरम करके स्टीम ले रहे हैं, जो वक़्त के साथ मज़ीद वहाँ पे भी ठंडी हो रही है, या आप एक स्टीमर इस्तेमाल कर रहे हैं, फेशियल स्टीमर टाइप का जिसमें कंटीन्यूअस स्टीम प्रोड्यूस हो रही है और टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो बहुत सारे फैक्टर। लेकिन यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं कि लॉजेंजेस की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं एक कॉम्बिनेशन एंटीसेप्टिक को, जो कि पाकिस्तान में जो है बज़ाहिर मैंने चेक किया, मुझे उसका कोई ऐसे डायरेक्टली ब्रांड मौजूद नहीं मुझे मिला, लेकिन इंग्लैंड में हमारे पास उसका एक मौजूद है, स्ट्रेप्सिल्स के नाम से एक ब्रांड मौजूद है, जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन जो है दोनों की यूज़ होती है एंटीसेप्टिक्स की। और इसमें जो है ज़रूरी है कि डाइक्लोरोबेंज़ाइल अल्कोहल और अमाइल मेटाक्रिसोल, ये 2 एंटीसेप्टिक हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और इनका जो हमारे पास डेटा इस वक़्त मौजूद है, वो इतना एनकरेजिंग है कि वो सार्स-कोवी-1 जो आया था, उसके लिए भी इसका डेटा मौजूद है। कोवी-2 का डेटा अभी हमारे पास फौरी तौर पर मौजूद नहीं है, बट कोवी-1 का डेटा इसमें मौजूद है, रेस्पिरेटरी सिंकोवियल वायरस का डेटा मौजूद है, इन्फ्लुएंजा का मौजूद है, और बेतहाशा जो है उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसकी एक्टिविटी है। तो ये लॉजेंजेस जो है, ये एक चूसने वाली गोली है, इसको आप मुँह में रख लें, चबाएँ नहीं, जितना स्लो उसको घुलने दें उतना बेहतर है। तो इसमें जो एंटीसेप्टिक है वो आपके हलक में जाएगा और हलक से थोड़ा नीचे भी जाएगा, तो अगर वायरस थोड़ा नीचे जा रहा है, तो वो उसको भी अटैक करेगा। अब चूँकि इसमें दवा मुख्तलिफ है, जो माउथ वॉश में वो दवा मुख्तलिफ है, 3 दवाइयाँ हो गईं, और इसके अलावा 4 ऑयल्स आपके इन्हेलर फॉर्म में मौजूद हैं, जो कि आपने बाम में डाल के इन्हेल किए हैं स्टीम के थ्रू। तो 4 दवाइयाँ वहाँ और 3 दवाइयाँ, 7 किस्म की डिफरेंट दवाइयाँ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रखती हैं, उनका डिफरेंट टारगेट है। ये जब सिनर्जिस्टिकली काम करेंगी, तो आपको और ज़्यादा चांसेस होंगे कि वायरस को आप मिनिमाइज़ करें अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और उसको नीचे जाने से बचाएँ, ताकि आप बीमारी से वैसे ही ठीक हो जाएँ, आप सीवियर बीमार ही ना हों। तो अगर हम तमाम इन तदाबीर पे अमल करें और इन मेथड को अगर हम यूज़ करें, तो हम ईज़िली जो है जब तक वैक्सीन्स हमारे पास आती हैं, जब तक कोई मुस्तनद इलाज हमारे पास आता है, हम इस फ़ेज़ में जब तक हमारे पास कोई ये दूसरी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, हम बजाय परेशान होने के और अपनी उम्मीद जो है छोड़ने के, इसके ज़रिए हम इस पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हामिद ने अभी हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हाइजीन अगर हम मेंटेन रखें, तो हम कोविड से कैसे बच सकते हैं, या अगर कोविड हमें लग भी जाता है, तो हम कैसे उसका बचाव कर सकते हैं कि वो नीचे लंग में हमारे ना जा सके। इसमें आपकी स्टीम्स शामिल थी, इसमें एसेंशियल ऑयल्स शामिल थे। पाकिस्तान में जिस तरह हम विक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, विक्स वेपोरा, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ माउथ वॉशेस के नाम बताए जिसमें क्लोरोहेक्सिडीन शामिल हो। इन्होंने हमें कुछ लोजेंजेस बताई हैं, स्ट्रेप्सिल्स, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप ओवर द काउंटर या फार्मासिस्ट के पास जाके हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जी, सो इन्होंने डॉक्टर हमें बताया कि नाक से कैसे कर सकते हैं, माउथ से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी, माज़रत आपको मैंने इंटरप्ट किया। एक बात जो शायद ज़रूरी है मैं कहना भूल गया, वो ये कि स्ट्रेप्सिल्स का जो ब्रांड पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसमें ये 2 एंटीसेप्टिक दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, ये इंग्लैंड वाले ब्रांड में मौजूद हैं। तो ये एक और चीज़ ज़हन में रखें कि जो ये ब्रांड है स्ट्रेप्सिल्स का, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है अपनी कंपोज़िशन में। तो पाकिस्तान में जो है वो उसमें ये नहीं है। तो कॉफ्सिल करके एक ब्रांड मुझे मिला था, टू ईज़ी करके एक ब्रांड मुझे मिला था, और इंग्लैंड का जो स्ट्रेप्सिल ब्रांड है, इसमें ये दोनों एंटीसेप्टिक मौजूद हैं। तो जब आप मार्केट में जाएँ तो चेक करें, ये 2 इंग्रीडिएंट उसमें होने चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी का हो, कोई भी ब्रांड हो। तो एक जो इंग्रीडिएंट है वो है आपका डाइक्लोरोबेंज़ाइल अल्कोहल, और जो दूसरा है वो है अमाइल मेटाक्रिसोल। तो ये दोनों उसमें हों, तो फिर आप वो लॉजेंजेस ले लें और वो इस्तेमाल करें।
आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, नहीं, प्लीज़। नहीं, कोई वो नहीं। सो आई होप हमारे नाज़रीन ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं भी है तो हम अपने कमेंट बॉक्स में नीचे ये आपको दवाइयों के नाम जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ये मेडिसिन्स हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन है। जस्ट टू ऐड अगेन, हम आपको अपने जब हम लिंक अपना ये पोस्ट करेंगे, साथ में हम आपको कमेंट बॉक्सेस में इन दवाइयों के नाम भी लिख देंगे। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें अपनी फैमिली को बचाव के तौर पे, तो आप इसको कर सकते हैं। इस वक़्त अब टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है एपिसोड 4 का। इंशाल्लाह एपिसोड 5 के साथ वी विल बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक, सेम टाइम। एंड उस पे जो हम बात करेंगे वो होम बेस्ड मैनेजमेंट कोविड की अगर कोई करना चाहे घर पे रहते हुए, और ख़ास तौर पे ऑक्सीजन के मामले में। तो हम होम बेस्ड ऑक्सीजन थेरेपी के साथ नेक्स्ट वीक हाज़िर होंगे, सेम टाइम, सेम चैनल। सो ट्यून इन। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहज़ाद, डॉक्टर हामिद आपका। एंड अब हम रैप अप करते हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।